आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। हमारे समाज का नजरिया नारी के प्रति इतना गंदा क्यों है? हमारे इस समाज में नारियां इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हैं? क्या यह वही भारत भूमि है जिसके महाग्रंथ, महापुराण सभी जगहों पर स्त्रियों को पुरुषों से उच्च दर्जा दी गई है और उन्हें पूज्य कहा गया है? आइए, मैं ऐसे ही समाज के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा सताई हुई एक अबला की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी जीवनी बड़ी रोचक है। उसे देखते ही लोगों की नजरें आखिर कैसे ना भ्रमित हो और सभी उसे पाने की चेष्टा क्यों ना करे, क्योंकि वह थी भी तो ऐसी कि जिसे न मन वो भी देखे। कुछ पल उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो, काले काले लंबे घुंघरावले बाल, नीली चमचमाती आंखें, गोरी परंतु हल्की लालिमा लिए दमकता मुखड़ा। क्या सुंदरता दिया था कुदरत ने उसे! अच्छी कद काठी, छरहरा बदन, लचीली कमर, बाल तो मानो काली घटा पसरी हो। उस 24-25 साल की लड़की के ऊपर पूरे बाजार के लड़के फिदा थे। नव युवकों में भरने वाली एक क्रांति थी। वो लोगों का कहना था कि जब उसके कमर मटकते हैं तो उसकी लावण्यता और ही खुलकर बाहर आती है, इंद्रलोक की रंभा मालूम पड़ती है। युवा और युवक, सभी प्रकार के शराबियों और जुआरियों का अड्डा भी उधर ही रहता, दिन भर शराब पीते और जुए खेलते, क्योंकि शबाब भी तो भरपूर मिल जाता। इन लोगों के दिन मजे में और रात चांदी जैसी कटती। आए दिन आपस में शोरगुल, गाली गलौज, झगड़े से चहल पहल उस इलाके में सभी के लिए आम बात थी। कोई सभ्य पुरुष उधर जाने से कतराता था, क्योंकि बेवजह दाग धब्बा लग जाने के बाद कोई कितना भी साफ क्यों ना बने, कभी ना हटता। इसीलिए बाजार के बहुत ही कम लोगों को पता रहता कि ये झगड़ा क्यों होता रहता है। एक समय की बात है, जाड़े का मौसम था, सुबह के 9 बजे थे कि अचानक हो हल्ले के साथ एक लड़की के रोने की आवाजें आ रही थीं और कुछ चिर परिचित शराबी भाइयों के चिंघाड़ने की आवाज भी कानों में पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त मैं भी बाजार में ही था, तो ये सुनकर थोड़ा आगे बढ़ा और एक सज्जन से पूछ बैठा कि क्या हो रहा है उस रसदार मोहल्ले की ओर। चूंकि हम लोग उस मोहल्ले को मजाकिया लहजे में रसदार मोहल्ला कहते थे। उन सज्जन के द्वारा मुझे पता चला कि उधर जो एक रसदार टीम, डांस पार्टी रहती है, उन्हीं में से किसी एक लड़की के साथ हमारे बाजार के एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले महाशय, जिनका नाम गुप्त ही रखा जाए तो उचित है, वे ही कल रात नशे में धुत होकर गलत तरीके से पेश आना चाहते थे किसी के साथ। तब तक उसी में से 2 लड़कियों ने मिलकर इनकी जमकर खैरियत लगाई है, तो वे भी अपनी छड़ी हुई इज्जत की भरपाई करने के लिए आज और 2 लोग को बुलाकर उन सब के साथ हाथापाई किए हैं। वे बेचारे अपनी बात पूरी कर चल दिए अपनी गंतव्य की, और हमने भी उनकी बात सुनकर हो लिया घर की ओर। उनकी बातों को सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस समाज में कितने गिरे हुए इंसान हैं, जो कि अपनी बाहरी सुख थोड़ी सी क्षुधा को भरने और ओछी आनंद की प्राप्ति के लिए दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते वक्त अपनी मर्यादा तक भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अथवा मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे किसी के कोई नुकसान तो नहीं है। इसकी तनिक ख्याल नहीं आता इन मानव के भेष में छुपे दरिंदों को। इनका दिल इनसे एक बार भी नहीं पूछता कि तू जो कर रहा है उसका प्रभाव, परिणाम क्या होगा तुम्हारे या उसके ऊपर, उसका परिवार कैसे रहेगा इस समाज में तरी एक अमानवता के कारण। तेरे इस एक गलती से कितने लोगों के ऊपर आंच आएगी, इस बदकाम के बाद कभी सोचा भी है? और बिना किसी बात की परवाह किए अपनी इस नामर्दगी की भूख को मिटाने के लिए आए दिन रोज दुष्कर्म करते जा रहे हैं। इन दुराचारियों, पापियों का हृदय एक बार भी इनसे यह सवाल नहीं करता कि अगर इसी तरह कोई तेरी बहन, बेटी, पत्नी या किसी अन्य के साथ करें तो तुझे कैसा लगेगा? भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर अब ऐसा कोई दिन ना रहा जिस दिन किसी निर्भया के साथ दुष्टता ना हो। आए दिन न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर ऐसी खबरें देखने को मिल जाती हैं, और हमारी सरकार अभी अब तक इस समस्या का ठोस निदान नहीं निकाल पाई है।
प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में इस देश की नारियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उन्हें अपनी भूख का शिकार बनाया जा रहा है, फिर भी सभी खामोश हैं। इस तरह की अमानवीय घटनाओं के बाद हम खेद प्रकट कर दीप जला विरोध करते हैं और धीरे धीरे सब कुछ भूल जाते, तब तक फिर नया कांड सुनाई पड़ता यही, और हम पुनः वही काम कर खामोश हो दुबक जाते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग हवस के इतने भूखे क्यों हैं। क्या इनके नज़रों में इस समाज में स्त्रियों का रहना पाप है, अथवा इनकी सोच में स्त्रियां केवल इसी के लिए हैं? नहीं, तो आखिर क्यों करते हैं घिनौनी करतूतों को? हमारे भारतीय समाज में औरत हर घर की लक्ष्मी, इज्जत, आबरू होती है। हर परिवार को सजाने का श्रृंगार रूपी है, परिवार संवारने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्त्रियां इस समाज, देश में पूज्य मानी जाती थीं और मानी जाएंगी। हमें अपने अंदर की इस हवस की आग को बुझाना होगा। अंदर आत्मा में बैठे गंदे सोच रूपी दुरात्मा को बाहर निकाल एक सभ्य एवं पूर्ण मानव बनना होगा। तभी इस समाज का कल्याण एवं विकास होगा। लोगों की जुबान से सुन चुके होंगे, आप सब भी अनेकों बार की नाम का प्रभाव जीवन में जरूर पड़ता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही स्वाति की बूंदों की तरह उसके नयनों से अश्रु प्रवाहित होते हुए देखा है हमने। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही सभ्य और शालीन भी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पहले तो मुझे भी उसके पेशे और कर्म समाज को देखते हुए उसके आचरण पर संदेह थे, लेकिन बाद में मेरी सारी भ्रम दूर हो गई जब असलियत का पता चला। पिछले भाग में हमने जहां छोड़ा था, अब उससे आगे उस झगड़े के कुछ दिन बाद की बात है। मैं घर पर ही था, मेरे एक रिश्तेदार आए। मैं उन्हें जलपान कराया, पर अचानक एकाएक पधारने का कारण पूछा तो बोले कि तुम्हें तो पता ही होगा, मेरे भाई की शादी है 4 महीने बाद, और बारात में मनोरंजन के लिए अभी तक कोई नाच नहीं बंधाया। घर वाले सभी सर खाए जा रहे हैं कि बिन ढोल तासा नाच बाजा के बारात जाएगी, कैसा लगेगा? कितने तो कह रहे कि हम बारात में नहीं जाएंगे। खुद लड़का दूल्हा कह रहा कि तो भैया आप ही जाकर शादी कर बहू ब्याह लाना। अब तुम ही बताओ भाई, ऐसा भी होता है क्या? उसकी बातें सुन तो मोहे बड़ा गुस्सा आया। मन में आया कि सारी नशा ही उतार दूं नाच का, परंतु गुस्से को घोंट कर रहा गया। वे कहते दो उत्तेजित हो गए तो मैं उनकी हाथों पर हाथ रख उन्हें शांत रह पूरी बात बताने की आग्रह की। वे कहने लगे, सबके दिमाग खाने से मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि कुछ जगह पता किया परंतु कहीं खाली नहीं मिल रहे नाच वाले, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। तुम्हारे यहाँ बाजार में भी कितनी नाच पार्टियां रहती हैं, तुम चलो और एक अच्छे से नाच की सट्टा करवा दो। मैं तो चुप उनकी बातें सुन रहा था। उनके लहजे से तो ऐसा लग रहा था कि नाच पार्टी का मालिक मैं ही हूं और वे मेरे पॉकेट में है। जो मुझे तो गुस्सा आया, उन पे फिर अपने पर काबू रखकर उन्हें टालने की कोशिश की, कुछ बहाने बनाकर, क्योंकि मैंने उनकी बातें बर्दाश्त कर लीं, क्योंकि घर आए अतिथि का अपमान मर्यादा के विपरीत था। लेकिन फिर वो विनती कर हाथ जोड़ने लगे, कुछ भी करो, थोड़ी महंगी ही ना होगी, पर कैसे भी मुझे इस झंझट से बाहर निकालो। पहले तो मैं खूब टालना चाहा, क्योंकि आज तक कभी उधर गया नहीं था, लेकिन फिर भी विवश हो अनाम ने ढंग से चलने को राजी हुआ। उन्हें लेकर उसी आर्केस्ट्रा वाले के यहाँ गया जिसके यहाँ पिछले भाग में चर्चा हुई है मारपीट वाली। वहां गया तो देखा नीचे फर्श पर एक सुंदर सी युवती बैठी है। उसकी सुंदरता देख मैं भी कुछ पल अचकचासा उसे बस देखते रह गया। सोचने पर मजबूर हो गया कि एक मामूली सी नर्तकी इतनी सुंदर, पर अगले पल ध्यान आया कि अगर नर्तकी सुंदर ना हो तो हमारे समाज के सभ्य पुरुष उसके प्रति रिझेंगे कैसे। फिर उस पर से ध्यान हटा, बगल में रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा कि इस कंपनी का मालिक, संचालक का नाम रखकर, कहाँ है, एक सट्टा लिखवानी है। तब तक वो बोल पड़ी, इधर ही होंगे, बुलवाए देती हूं, तनिक देर बैठिए। उसके बोलने और चेहरे से साफ साफ मालूम पड़ता था कि वह अभी की रोई है।
मुझे तो उससे कुछ कहने पूछने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी पूछ बैठा, कुछ हुआ है क्या जो तू रो रही है? सहसा वह ठिठक गई, मेरे इस सवाल को अचानक से सुनकर, शायद इसलिए कि तैयार नहीं थी इन तरहों के सवालों का जवाब देने के लिए। कुछ देर चुप रहने के बाद हाथों से आंखों में तैरती हुई आंसुओं को साफ करते हुए बोली, क्या बताऊं साहब, मैं बचपन से ही अभागन हूं। जब मैं छोटी थी तभी बड़े भाई का देहांत हो गया 15 साल की अवस्था में, और वह आगे कहते हुए सुबक भी रही थी। मैं उसकी बातें सुनते हुए ध्यान दे रहा था। वह ऐसे निडर होकर मुझसे अपनी बातें बता रही थी मानो वह मुझे पहचानती या उसका अपना सगा संबंध हो। मैं एकदम शांत मुद्रा में उसके मुखड़े पर उतरते चढ़ते भावों को देखते हुए बातें सुनते जा रहा था। उसके बताने की तरीके से मालूम पड़ रहा था कि आज वह मेरे सामने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देगी। मैं साफ साफ देख रहा था कि उसके चेहरे पर मुझसे कोई डर या भय नाम की कोई सिकन नहीं थी। वह आगे अपनी व्यथा सुनाने के लिए अपनी अतीत में गुम हो गई और मैं उसे निहारता रहा। चूंकि उसकी कहानी थोड़ी लंबी खिंची थी कि मैं एक निर्धन परिवार में जन्मी इकलौती संतान बची थी। मेरा घर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आता है। बाबूजी गांव के ही एक जमींदार बाबू साहब के घर गाड़ी चलाते थे, माँ भी उन्हीं के घर काम को जाती थी। मेरी उम्र जब 12 की हुई होगी तभी बाबूजी की देहांत हो गया किसी बीमारी की वजह से। तो अब मेरे पालन पोषण की सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर ही आ गई। तो हमारी परवरिश और घर खर्च चलाने के लिए वे और 2-3 घर काम को जाने लगीं। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए। एक दिन माँ की तबीयत खराब थी। उस दिन काम करने मैं गई, माँ के मना करने पर भी, क्योंकि पहले भी माँ की गैर मौजूदगी में मुझे ही जाना पड़ता था। उस दिन जब मैं घर लौट रही थी तो घर के बाहर 2 युवक मिले जो मुझे घूर रहे थे। तो मैं डर से चुपचाप घर में चली गई, परंतु अंदर जाते ही मेरी नज़र जैसे ही माँ पर पड़ी कि मेरी चीखें निकल गईं। वह खाट पर छिन्न भिन्न अवस्था में पड़ी सिसक रही थी। जैसे ही मैं जोर से बाहर आवाज देने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ी ही थी कि माँ ने हाथ पकड़ लिए और बोली कि किसी से कुछ नहीं बताना, वरना वे हम लोगों को देंगे बेटा। वे बहुत ही खराब और बड़े घर के बिगड़े लोग हैं। मैं उनकी हाथ थामे जोर दो से रोने लगी। हम डर से इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताए, क्योंकि वे लोग बाबू साहब के घर के ही लड़के थे। धीरे धीरे फिर सब सामान्य हो गया। माँ फिर से काम पर जाने लगी, मैं भी स्कूल जाती। शायद हम भूल चुके थे उस घटना को, अथवा एक बुरा दिन समझ जबरन भूल जाना चाहते थे। लेकिन शायद वे लोग हमें इतनी आसानी से भूलने देना नहीं चाहते थे। कुछ दिन बाद मैं स्कूल से आई, घर में जाते ही देखा कि माँ को मारने के लिए दोनों तैयार हैं और डरा धमका रहे हैं। मैं डर से माँ की बाहों में छुप गई। वे लोग उसके बाद चले गए, परंतु अब तो हद ही हो गई, क्योंकि अब उनका जब भी मन करता आते अपना भूख मिटाते, धमकियां देते चले जाते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी, और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।